students, welcome to Convent English High School. In this lecture, we will see most important question, Ohm's law, and solve some numerical by using Ohm's law. So start with what is Ohm's law and its importance. In 1827, a German scientist Georg Simon Ohm found the relationship between the electric current I and electric potential difference V, which is given below. तो क्या कह रहे हैं, 1827 में जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम है जियोर्ज साइमन ओम, उन्होंने आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और वी मीन्स की पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया था. अब रिलेशन बताया तो वो किस टाइप का रिलेशन है, कैसा है, वो हम नीचे देखते हैं. द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ. एकदम सिंपल है कि कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स क्या, तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके, राइट. तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V. अब ये जो रिलेशनशिप दिया है उसे हमें कहना है ओम्स लॉ. क्या करना है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ. ठीक है, फ्रॉम अबव स्टेटमेंट और ओम्स लॉ वी कैन राइट. अब जैसे ही हमने आगे देखा कि ओम्स लॉ क्या है, या तो ये जो स्टेटमेंट पढ़ा उसमें हमने देखा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शनल की साइन है, ठीक है. तो प्रोपोर्शनल की साइन अगर हम जब हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तब क्या करना होता है, तो कि V एज इट इज प्रोपोर्शनल हम रिमूव करेंगे तो इक्वल टू लिख के हम हमेशा लिखते हैं कांस्टेंट, ठीक है. और I तो जो है वो तो यही लिखेंगे, ठीक है. तो आपको याद रखना है जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हो तो आपको लगाना है इक्वल और कांस्टेंट. कांस्टेंट में आगे देखेंगे क्या लगाना है, कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू होती है, हर एक थियरी के हिसाब से अलग अलग कांस्टेंट लगते हैं. यहाँ पे हम लगाएंगे V इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पे लगाएंगे R और I एज इट इज, ठीक है. तो हमने क्या किया, ये कांस्टेंट की जगह पे हमने लिया R. अब ये R है क्या, तो कि रेजिस्टेंस. हम उसे और डीप में आगे देखेंगे. तो ये हमारा हुआ V प्रोपोर्शनल टू I. ये रिलेशन किसने दिया, ओम्स ने दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ओम्स लॉ से. पर इसको आगे और हमें मॉडिफाई करना है क्योंकि इसके हिसाब से हम आगे क्या कर सके, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके. तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह पे लगाएंगे इक्वल टू कांस्टेंट I एज इट इज. अब कांस्टेंट की जगह पे मैंने लगाया है R. तो ये जो फॉर्मूला है उसे हम इस तरह से याद रखेंगे. पहले तो ये है कि इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं, I आगे R पीछे, ठीक है. ऑर्डर चेंज कर दिया है तो इसे हम इस तरह से याद रखेंगे, V इज इक्वल टू IR मीन्स व्हील. कैसे याद रखना है, ओम्स लॉ जैसे भी आपके माइंड में सुनने में मिले और जैसे आपके माइंड में आए कि ओम्स लॉ, तो तुरंत दूसरे ही सेकंड में आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, व्हील. क्या निकलना चाहिए, व्हील. V इज इक्वल टू IR. ओके. अब ये जो इक्वेशन है ये आपको बहुत काम आएगा. कैसे, तो देखो इन इक्वेशन नंबर 1 R इज ए कांस्टेंट. हमें जैसे पता ही है R हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है. बट उसका और भी तो कोई नाम होगा, और भी तो कोई आइडेंटिटी होगी, यस. तो फॉर अ गिवन मेटालिक वायर दिस इज अ कांस्टेंट एंड इट्स नोन एज अ रेजिस्टेंस. यहाँ पे ये फॉर्मूला के अंदर, ओम्स लॉ के अंदर R कांस्टेंट है, लेकिन ऐसे किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टेंस. जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि आप घर पे रहते हो तो आपका घर का हर किसी का पेन नेम अलग होता है, ठीक है. घर पे कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और नाम चलता है. तो बस कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पर ये कैसा है, कांस्टेंट, बट एक्चुअली ये किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टेंस. अब आपके लिए रेजिस्टेंस नया है. पोटेंशियल डिफरेंस V आपने चैप्टर नंबर, यही चैप्टर में पार्ट 2 में पढ़ लिया है. I यानी कि करंट, जो कि आपने पार्ट 1 में पढ़ लिया है. अगर आपने पार्ट 1-2 नहीं देखा हो तो पहले आप पार्ट 1-2 देख लो, ताकि इससे ये जो टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आए. तो हम V को भी जानते हैं, हम I को भी जानते हैं. अब हम थोड़ा समझ लेते हैं R. ये जो कांस्टेंट R लिया है वो क्या है. तो ऐसा यूनिट ऑफ दी R इज, R मीन्स की रेजिस्टेंस इज ओम. तो जिस तरह से हम कोई भी डिस्टेंस हो तो उससे मेजर किस में करते हैं, मीटर में. तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है. फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन. उसी तरह से रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम. ओके. रेजिस्टेंस R इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. तो एक्चुअली रेजिस्टेंस का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो कंडक्टर के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो होता है उसे ये क्या करता है, रेजिस्ट यानी कि रोकता है, ठीक है.
चलो, तो आपको याद रखना है ये आर है, ऐसे तो कांस्टेंट है लेकिन किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम। ओके, हाँ, फिर ये इसकी साइन है ऐसे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये हो तो उसे हम पढ़ेंगे ओम। फिर रेजिस्टेंस क्या करता है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है उससे रेजिस्ट करता है। नाउ यहाँ पे ध्यान देना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये आपको दिख रहा है वीर, V इज इक्वल टू IR। उसके ऊपर से आपको 2 और इक्वेशन डिराइव करने हैं जिससे हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सके। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्या है, वीर, वी कैन राइट R इज इक्वल टू V बाय I। अब आप पूछोगे ये कैसे आ गया है, ऐसे थोड़ी आ जाएगा, तो नहीं, ऐसे नहीं आया है। यहाँ पे V इज इक्वल टू IR है। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, तो कि R, तो मुझे R को क्या करना होगा, मेन बनाना होगा, सोर्स बनाना होगा। तो ये जो I है वो उसके मल्टीप्लाई में से इक्वल टू किस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये तो सबको पता ही है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में से यहाँ पे डिवाइड में, तो आपको क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू V बाय I, सिंपल। ओके, और उसी तरह से ये तो चलो R की बात हुई। अगर आपको I फाइंड करना हो तो I को सोर्स बना दो, तो तब ये जो R है वो इसके नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, I के साथ में मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो डिवाइड। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाय R। ये जो R है वो इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाय R। ठीक है, तो आपको टोटल ओम्स लॉ पे से 3 इक्वेशन मिले, कितने, 3। क्या कौन से V इज इक्वल टू IR जो कि मेन है, ये आता होगा तो ये दोनों आप खुद ब खुद कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड है R इज इक्वल टू V बाय I, तो R के साथ में I मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस साइड भेजो, डिवाइड, तो R इज इक्वल टू V बाय I। सेम वही प्रोसेस I का लिखना हो तो R मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस साइड भेजो तो डिवाइड, तो I इज इक्वल टू V बाय R। ओके, ख्याल आ रहा है कि नहीं, तो ये तीनों 3 आपको याद रखने हैं। नाउ ऑल्सो वी कैन से दैट if potential difference is double then current flowing in conductor also get double। देखिए क्या लिखा है, ये बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे से समझो, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इस पे से समझो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, मतलब कि ये जो V है मैं डबल कर दूं, इसे इसके आगे 2 लगा दूं, तो सामने मेरा करंट भी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो हमने ओम्स लॉ ने क्या कहा था, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर ये डबल तो ये डबल, और अगर V हाफ तो I भी हाफ, और R तो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, ख्याल आ रहा है कि नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको MCQ में ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। तो याद रखना है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज ऑल्सो डबल। जैसे ही मैंने आपको आगे बताया था कि ओम्स लॉ का यूज करके हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हमारा न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 12.3। उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर A है और दूसरा क्वेश्चन नंबर B है। ठीक है, अब फिजिक्स के अंदर एग्जाम्पल सॉल्व करना हो, एक्सरसाइज मीन्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज फर्स्ट, कि जो भी चीजें हमें दी गई हो, जैसे कि वोल्टेज की वैल्यू है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो जो जो वैल्यू हमें इक्वेशन के मतलब क्वेश्चन के अंदर दी गई हो उसे लिख लेना होता है। ठीक है, जो वैल्यू हमें दी गई है उसको यहाँ पे लिख लेना होता है, और जो हमें फाइंड करना है उसे भी यहाँ पे लिख लेना होता है। फिर क्या करना है, तो जो चीज दी गई है और जो फाइंड करना है उनके बीच का रिलेशन हम फाइंड करेंगे, कि इनके बीच का कोई रिलेशन है, इनके बीच में कोई इक्वेशन है, तो उस तरह से आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, आप आगे अगर साइंस स्ट्रीम लेते हो, 11th-12th में अगर जाते हो, तो भी आपको यही फंडा रखना है कि फिजिक्स का जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, पहले देखो क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी है और क्या फाइंड करना है, और फिर उनके बीच का रिलेशन देखो। रिलेशन मीन्स उनके बीच का इक्वेशन देखो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते तो आपको ज्यादा ख्याल आएगा। क्वेश्चन नंबर A, हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो क्या कह रहे हैं, एक बल्ब है जिसका बल्ब का फिलामेंट है 1200 ओम, और उसमें वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट है, तो उसमें से कितना करंट फ्लो होता होगा, कितना करंट पास होता होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे जो हमारे पास में है क्या। तो आंसर में भी क्वेश्चन नंबर A की बात कर रहे हैं, तो चलो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया है, V कितनी वैल्यू है, V की 220, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 220 वोल्ट। फिर उसके बाद में दूसरा में किसकी वैल्यू दी है, तो कि बल्ब का फिलामेंट है वो कितना है, तो कि 1200 ओम,
तो यहाँ पे मैंने लिख देना है 1200 ओम। और फाइंड क्या करना है, तो कि हाउ मच करंट विल फ्लो इन द सर्किट। तो करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आपको देखना है V R और I, तो कि I R V इन तीनों के बीच का कोई रिलेशन है, तो कि हाँ है ना। तो कौन सा है, तो कि V इज इक्वल टू आई आर, वीर। पर उसमें भी अब अगर आपको देखना है कि यहाँ पे I फाइंड करना है, तो मैंने I के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, क्या था, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। अब भी हमने थियरी में आगे देखा, तो देखा पता चला अगर आपको डायरेक्टली याद रहे तो आपको कन्वर्ट करना ना पड़े, और अगर याद नहीं रहता डायरेक्टली तो फिर वीर के ऊपर से कन्वर्ट करो। ओके, चलो तो हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो V I इज इक्वल टू V बाय आर। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो, तो कि V की वैल्यू कितनी दी है 220, आर की वैल्यू कितनी दी है 1200, 0 0 कट। अब इन दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा 0.18 एम्पियर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपको करंट मिला 0.18 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जब बल्ब का फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस 1200 ओम हो और वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम 220 का वोल्टेज दे रहे हैं, तब करंट कितना फ्लो होगा, तो कि 0.18 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी देखना है, हाउ मच करंट, अगेन यहाँ पे वापिस से आपको करंट फाइंड करना है। विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, ऊपर किसकी बात हो रही थी, बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल हीटर की। तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। ठीक है, तो ये भी ऊपर की तरह ही है, तो पहले हम यहाँ पे जो चीजें दी गई है उससे लिख देंगे। चलो V तो एज इट इज 220 वोल्ट ही है। R यहाँ पे हीटर का दिया हुआ है, कितना है हीटर का R, तो के 100 ओम ये लिखा, तो लिखो 100 ओम। फिर फाइन क्या करना है, तो कि अगेन फाइन हमें करना है I। ठीक है, अगर देखो आपको डायरेक्ट I का फॉर्मूला याद नहीं रहता हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो V इज इक्वल टू आई आर। ओके, अगर आपको डायरेक्ट I का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो आपको लिखना है V इज इक्वल टू आई आर। अब उसमें से आपको फाइन किसको करना है, I ना, तो ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू V बाय आर, मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड। चलो V की वैल्यू रखो, कितनी है 220, R की वैल्यू कितनी है 100, 0 0 कट, 1 0 है तो क्या हो जाएगा 1 नंबर के आगे पॉइंट, तो आपका आंसर होगा 2.2 एम्पियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर है उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2.2 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वापस से समझते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिकल हीटर है उसके अंदर हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 220 का वोल्टेज दे रहे हैं, और रेजिस्टेंस कितना है हीटर कोइल का, तो कि 100 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो कि करंट हो रहा होगा 2.2 एम्पियर जितना। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12.4। The potential difference between the terminals of an electrical heater is a 60 volt। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हीटर के जो दो टर्मिनल्स है वहां पे हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 60 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं। when it draws a current of 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और जब हम 60 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं तब उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर 60 वोल्ट दे रहे थे तो करंट हमें 4 एम्पियर का मिल रहा था, तो कि अगर हम 120 वोल्ट देंगे तो हमें करंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहले तो हमें जो चीजें दी गई है हम वो लिखेंगे। तो हमें कौन सी चीजें दी गई है, तो हमारे पास में है V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ठीक है, और दूसरी कोई भी वैल्यू भी है तो कि हाँ ये रही, करंट इज इक्वल टू हमारे पास में है 4 एम्पियर। तो आपको कुछ किसी की कमी लग रही है कि V भी है I भी है और कुछ कमी लग रही है, तो कि हाँ किसकी कमी है, तो कि R। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो R फाइंड करना हो तो R का फॉर्मूला क्या था, तो अगर आपको ना याद रहे R का फॉर्मूला, ऐसे तो आपको याद कर ही लेना है तो बहुत बेटर रहेगा, नहीं याद होता है तो आप चालू करो V इज इक्वल टू आई आर से, वीर। अब इसमें किसको मेन बनाना है, क्या फाइंड करना है, R। तो ये जो I है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाय आई। चलो वैल्यू डालो, V की वैल्यू कितनी है 60, फिर
ये जो आई है उसकी वैल्यू कितनी है 4, तो क्या हो जाएगा 15 4 जा 60, तो आपका आंसर आया 15 ओम। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, पर ये हमारा आंसर नहीं है, हमें ये नहीं लाना है। हमें तो ये देखा कि 60 वोल्ट का जो 60 वोल्टेज है वो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकल हीटर से, तब करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। तो 120 वोल्ट अगर हम उसे देंगे इलेक्ट्रिकल हीटर को, तब मुझे कितना करंट मिलेगा। तो मैंने आर उसके लिए फाइंड किया कि मेरे पास में कितना वोल्टेज रहेगा 120, आर कितना होगा 15, तब मैं उसका करंट फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। जब हम, ये सिंपल सी बात थी, V था I था, तब हमने R फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसा लाइन भी कर देती हूँ। पर अब जब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या कर दिया है 120 वोल्ट कर दिया है, तब क्या होगा, तो तब मेरे पास में वैल्यू किस किस की है, तो कि V इज इक्वल टू 120 वोल्ट और R मुझे अभी अभी मिला है, कितना है वो 15 ओम। और अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो कि मुझे करंट फाइंड करना है कि जब मैं 120 वोल्ट दे रही हूँ तब I कितना होगा। बाकी आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे R 15 है तो यहाँ पे भी 15 होगा। ठीक है, क्योंकि R हमने आगे फाइंड कर लिया है। चलो, तो V है, R है और मुझे फाइंड करना है I, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है कि नहीं। चलो, V की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या होता है 15 8 जा 120 होता है, तो आपके पास में आएगा I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया कि जब इलेक्ट्रिकल हीटर को हम 60 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं तब करंट फ्लो होता है 4 एम्पियर। तो जब हम उसे 120 का वोल्टेज देंगे तो करंट कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले V और I है, तो मैंने R फाइंड किया। फिर अब जब 60 से लेके 120 हो जाता है, तो यहाँ पे 120 है तो मेरे पास में V की वैल्यू है, R अभी मुझे मिल गया वो है, और I फाइंड करना है, तो I का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर दिया। और इससे भी इजी ट्रिक, यहाँ पे देखो V 60 था तो करंट 4 था, तो V 120 हो गया, यानी कि एकदम से डबल हुआ कि नहीं, तो I भी कैसा हो जाएगा, डबल होगा कि नहीं। अगर आपको नहीं ख्याल आ रहा हो तो मैं आपको समझाऊं। वोल्टेज कितना था यहाँ पे लिख देते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये आपको सिर्फ लॉजिक लगाने के लिए करना है। जब आपको एग्जाम में सम पूछा जाए ना, तो मैंने जैसे सॉल्व किया ना वैसे ही आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व करने के मार्क्स मिलेंगे, ऐसे लॉजिक लगाने से नहीं होगा। वोल्टेज करंट, ठीक है। चलो, वोल्टेज कितना था 60 वोल्टेज था, तब करंट कितना था 4 एम्पियर का था, तो अब वोल्टेज उन्होंने क्या कर दिया 120 यानी कि डबल कर दिया, तो फिर 4 का डबल भी क्या हो जाएगा, जैसे कि 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 120। तो इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 8 एम्पियर मिल जाएगा कि नहीं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, और हमें वो भी पता है कि V प्रोपोर्शनल टू क्या है I। अगर V डबल किया तो मुझे I भी डबल ही मिलेगा, याद आया कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने V को डबल किया तो मुझे I को भी डबल करना पड़ेगा, सिंपल। पर ये लॉजिक आपको अपने माइंड में रखना है। अगर सम आता है तो हम उसे इसी तरह से व्यवस्थित से ही सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।